हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोस्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि कंपोस्ट होता क्या है, कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं या फिर कंपोस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी कि डिफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो कंपोस्ट होती है ये पेड़ पौधे, कूड़े करकट और मानवविष्ट, मल मूत्र, गोबर आदि जीवाणु या फफूंदी द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है, विशिष्ट परिस्थितियों में विच्छेदन होने से बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहते हैं। देखिए, कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट खाद किस चीज़ की बनी होती है? तो कंपोस्ट खाद पौधों के अवशेषों, मानव विष्ट, गोबर और उसके बाद पशुओं के मलमूत्र, जीवाणु, फफूंदी आदि के अपघटन से, ठीक है, आदि के विच्छेदन से बनी हुई खाद को क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में, यानी कि पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था खाद के बारे में, कार्बनिक खाद के बारे में, कि कार्बनिक खाद किसे कहते हैं और ये क्या होती है। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है हमारा, इसमें कंपोस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कंपोस्ट क्या है। देखिए, कंपोस्ट का सीधा सा मतलब कि पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, गोबर, मानव मलमूत्र, जीवाणु, फफूंदी आदि का जो विच्छेदन होता है उसके बाद जो खाद निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद कहते हैं। इस विधि से खाद तैयार करने को कंपोस्ट बनाना कहते हैं या फिर कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इस तरीके जो ये प्रक्रिया है इसके द्वारा हम खाद को बनाते हैं तो इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। पौधों के अवशेष, घरों का कूड़ा करकट, कचरा, मनुष्यों का मल, पशुओं का गोबर आदि का बैक्टीरिया, फंजाई द्वारा विशेष परिस्थितियों में विच्छेदन होने से यह खाद बनती है। यह अच्छी तरीके से विच्छेदित खाद साधारण गहरे भूरे रंग की होती है और इस विधि से कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कंपोस्टिंग कहते हैं या कंपोस्ट बनाना कहते हैं। देखिए, ये जो खाद होती है, कंपोस्ट होती है, ये जैसा कि गोबर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जो है और जो घरों से निकले कूड़े करकट हो गए, मानव विष्ट, मल मूत्र, ये सब जो है इनका जब अपघटन होता है, विच्छेदन होता है, उसके बाद जब ये खाद निर्मित होते हैं ये भूरे रंग के, तो इस विधि को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं या खाद तैयार करना कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोस्ट के संगठन की। ठीक है, तो कंपोस्ट एक खाद, मिट्टी अर्थात हुमस की प्रचुरता वाली गहरी भूरी से लेकर काले रंग की सामग्री होती है। क्या होती है? जो ये कंपोस्ट खाद होती है ये एक तरह से ह्यूमस होती है, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी के जो मिट्टी के अंदर सड़े गले पदार्थ होते हैं उसी को कहते हैं। तो ये जो है एक तरह से ह्यूमस की प्रचुरता वाली गहरी भूरे से लेकर काले रंग की क्या होती है? सामग्री होती है, जिसमें बदबू नहीं होती है और इसका जो पीएच मान होता है ये समान होता है। क्या होता है? इसमें किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आती और इसका जो पीएच मान होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो इसे कहा जाता है, वो भी क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, इसमें रोगाणु, खरपतवार के बीज, कांच, धातु, लकड़ी के कूड़े करकट आदि नहीं होते। देखिए, जैसा कि इसमें जो है कंपोस्ट में घरों के जो है कूड़ा करकट आदि को भी इसमें क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इसमें लकड़ी के जो है टुकड़े, कांच और खरपतवारों के बीज आदि ना हों। कुल न्यूनतम जैविक कार्बन 12% होता है। देखिए, जो ये कंपोस्ट होता है इसमें जो है जैविक कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 12% के आसपास होता है। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 0.8%, फास्फोरस 0.4%, पोटास 0.4%, नमी भार की 15 से 25% और कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 20 से कम होता है। सारी भारी धातु एफसीओ के विदेशानुसार सुरक्षित सीमा में होते हैं। आगे बात करेंगे कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं, यानी कोई कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कंपोस्ट बनाने का कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें कार्बनिक बेकार पदार्थ का भंडारण, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो बेकार पदार्थ हैं उनके भंडारण की बात करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कंपोस्ट बनाने के लिए
प्रमुख पदार्थ है। देखिए जो कंपोस्ट खाद बनती है, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कार्बनिक जो पदार्थ है वो सबसे प्रमुख होता है। सबसे जो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो होती है वो होती है कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ जो है निम्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये अब देखिए कार्बनिक पदार्थ तो कंपोस्ट बनाने के लिए प्रमुख होता है, लेकिन ये किन स्रोतों से प्राप्त होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है, हम इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ में घास फूस, कांस कुंभी, जलकुंभी, वृक्षों के पत्ते, खरपतवार, सूखी हरी पत्तियाँ, गन्ने की खोई, लकड़ी का बुरादा और रद्दी कागज, और उसके बाद जो है पुराने बोरे, कपड़े, कपास, मटर, जौ और जो फसलें होती हैं उनके जो अवशेष होते हैं वो सब, धान भूसी और पुआल, मूंगफली के छिलके, चमड़े के टूटे फूटे भाग, और जो है पशुओं के मल मूत्र व पशुओं के बिछौने, फार्म या फिर खेत में, खलियानों में, सब्जी मंडी और सड़क, बाजारों, शहरों, इन सब से जो कूड़ा करकट, राख और सब्जियों के छिलके, और गौशाला के अंदर मिट्टी जिसमें जो है गौमूत्र एवं गोबर का मिश्रण होता है, क्या करते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। बात करें हम गौशाला की, तो गौशाला की मिट्टी जिसमें मूत्र भी होता है, 3 महीने के बाद 5 सेंटीमीटर मिट्टी इन स्थानों से क्या करते हैं, उठा लेते हैं। और लकड़ी की राख या खाद में पोटास की मात्रा बढ़ाती है और मृदा की अम्लीयता को उदासीन करती है। गंदे नाले का पानी भी यूज़ में लिया जाता है। देखिए ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिसका कंपोस्ट में उपयोग किया जाता है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि अगर हम बात करें गौशाला में, तो गौशाला में जो मिट्टी होती है वो लगभग जब 3 महीने के बाद इसको खोद के निकाल लेना चाहिए। लगभग 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर परत खोद लेनी चाहिए और इसको भी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर लकड़ी जो जलाई जाती है उसकी जो राख होती है उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। वो जो है हमारे कंपोस्ट खाद में पोटास की मात्रा को बढ़ाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि हम जो है इसमें गंदे नाले जो होते हैं उनका पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रवर्तक या प्रारंभिक पदार्थ। ठीक है, स्टार्टर क्या होते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो जो है कंपोस्ट खाद विच्छेदन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए कुछ पदार्थ को जो है प्रारंभिक रूप में यूज़ करते हैं, प्रारंभिक रूप में प्रयोग करते हैं या प्रारंभिक रूप में काम में आते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट वो है पशुओं के गोबर व मूत्र। क्या है, पशुओं के गोबर और मूत्र। दूसरा पॉइंट है मनुष्यों का मल मूत्र व गंदे नाले का पदार्थ। ठीक है, जो शहरों के गंदे नाले होते हैं उनसे जो पदार्थ जो निकलता है, कचरा और उसका जो पानी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है जल। कंपोस्ट खाद के निर्माण में जल का उचित मात्रा में देना चाहिए। क्या होता है, अगर हम कंपोस्ट खाद को बना रहे हैं तो उसमें जल की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। और खाद के ढेर पे जहाँ पे हम कार्बनिक पदार्थों का ढेर लगाए हैं वहाँ पे लगभग 50% जो है जल का रहना उचित होता है, यानी कि जो नमी की मात्रा होती है वो लगभग 50% होनी चाहिए। देखिए जब कम नमी होती है, अगर हम कंपोस्ट जहाँ पे ढेर कार्बनिक पदार्थों का ढेर रखे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, तो वहाँ पे नमी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्रियाशील जीव होते हैं, जिनके द्वारा अपघटन होता है, विच्छेदन होता है, वो जो है अगर नमी नहीं होती है तो वो ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाते, विच्छेदन नहीं हो पाता है और फिर कंपोस्ट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी कंपोस्ट नहीं तैयार हो पाती है। खाद के ढेर में नमी का हास्य भाप के रूप में, अपक्षलन के रूप में सदैव होता रहता है। क्या होता है, भाप के रूप में होता है। इस हास्य की पूर्ति के लिए खाद में क्या करते हैं, कभी कभी बीच बीच में क्या होता है, पानी का छिड़काव भी करना चाहिए ताकि उसमें नमी बनी रहे। और उसके बाद जल में वाष्पीकरण को कम करने के लिए 1-2 सप्ताह बाद वायवीय जीवाणुओं द्वारा किण्वन पूर्ण होने के बाद कंपोस्ट के ढेर को मिट्टी से ढक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे कि 1-2 सप्ताह बीत गया हम और उसके बाद अगर हम जो नमी की हास्य हो रही है इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंपोस्ट का ढेर है, कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, उस पर मिट्टी का लेप लगा देंगे ताकि उसमें जो नमी की मात्रा हो वो बनी रहे, क्योंकि जो नमी होती है उसमें वो भाप के द्वारा निकलती रहती है। तो उसको रोकने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं ढक सकते हैं। अगला पॉइंट है
वायु का संचार, कंपोस्ट खाद के निर्माण में अधिक वायु का प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जैसे पानी आवश्यक है उसी प्रकार से कंपोस्ट खाद में जो हवा होती है, वायु होती है, ऑक्सीजन, उसकी भी मात्रा जो है उसको निर्माण में बहुत अधिक जो है बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है, जो बहुत क्या होता है, जो अत्यंत होता है और अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि ढेर जो होता है, ढेर में जो कार्बनिक पदार्थों का ढेर होता है उसमें अधिकतर प्रक्रिया वायवीय जीवाणुओं द्वारा होती है। अब वायु संचार के लिए 10 से 15 दिन बाद क्या करते हैं, ढेर को पलटते रहना चाहिए। देखिए, जो वायु होता है, जो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वायवीय किण्वन होता है, इसके लिए क्या है, वायु की मात्रा को बराबर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कार्बनिक पदार्थों का ढेर होता है उसको क्या करते हैं, समय समय पे पलटते रहना चाहिए, ताकि क्या उसे सही मात्रा में जो है हवा मिल सके। ठीक है, और बात करेंगे जिन कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, उनके विच्छेदन में अधिक वायु की आवश्यकता होती है। अब ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है, जिनमें जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। अब उसके लिए क्या होता है, जब उसमें कम होती है तो क्या होता है, उसमें विच्छेदन जो है, विच्छेदन होने के लिए क्या वायु की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और इसके विपरीत अधिक प्रोटीन यानी कि नाइट्रोजन रखने वाले पदार्थों में वायु प्रवेश से नाइट्रोजन की बहुत अधिक हानि हो सकती है। अब कुछ ऐसे जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें तरह तरह के जो ढेर है कार्बनिक, उसमें तरह तरह के पदार्थ हैं, किसी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है तो किसी में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो अधिक प्रोटीन होती है, कुछ इसके विपरीत जो होते हैं कि अधिक प्रोटीन जैसे कि नाइट्रोजन रखने वाले पदार्थों में वायु प्रवेश से नाइट्रोजन की बहुत अधिक क्या होती है, हानि हो जाती है। और नाइट्रोजन उर्वरक तथा चूना का पत्थर, कंपोस्ट में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है, जब कंपोस्ट जो बनाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों का ढेर होता है, उसमें अक्सर देखा गया है कि उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कूड़ा करकट में ही क्या करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिसमें जीवाणु भी अपने पोषण के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा विच्छेदन होता है कार्बनिक पदार्थों का, वो भी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने पोषण के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। ऐसे अवस्था में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी में अम्लीयता बढ़ने लगती है, क्योंकि जो विच्छेदन होता है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपने पोषण के लिए। तो ऐसी अवस्था में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर हमारे कंपोस्ट खाद में यानी कार्बनिक पदार्थ में जो विच्छेदन हो रहा है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो है उसमें अम्लीयता बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या होती है, अम्लीयता बढ़ना शुरू हो जाती है। आगे हम बात करेंगे अम्लीयता बढ़ने से विच्छेदन करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए कंपोस्ट में नाइट्रोजन उर्वरक या चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, को मिला देते हैं। क्या करते हैं, जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि जीवाणु, जब उसमें अम्लीयता बढ़ती है, तो अम्लीयता बढ़ने से क्या होता है, विच्छेदन वाले जो जीवाणु होते हैं उनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कंपोस्ट में नाइट्रोजन उर्वरक या फिर चूना पत्थर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ताकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे। अब बात करेंगे कंपोस्ट के लाभ की कि कंपोस्ट खाद के क्या लाभ होते हैं। तो कंपोस्ट जो है उसके अनेक योगदान है मिट्टी में, जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो मिट्टी की जो कंपोस्ट होती है वो मिट्टी की बनावट में सुधार आता है, क्योंकि कंपोस्ट मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधती है, जिसके कारण फसल गिरने में बचने में बेहतर सहायता मिलती। क्या होता है, जो कंपोस्ट खाद होती है, ये सबसे पहले जो इसका प्रमुख योगदान होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में। उसके बाद कंपोस्ट खाद जो मृदा की बनावट होती है, मृदा के जो कण होते हैं, उसमें जो है उसको आपस में बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ जो फसल होती है, जैसे कि फसल पक के तैयार हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फसलें हमारी जब पकने के बाद जो है वो गिर जाती हैं नीचे से। तो ऐसी अवस्था में जब कंपोस्ट मिलाए रखेंगे, कंपोस्ट की मात्रा सही होने पर जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में बंधे रहेंगे, जिससे जो फसलों के गिरने की समस्या आती है वो भी कम हो सकती है। और उसके साथ साथ मिट्टी में नमी
की प्रतिधारणा बेहतर होती है, क्योंकि कंपोस्ट मिट्टी में नमी के प्रतिधारणा और गतिशीलता के लिए मिट्टी में अच्छी केशिकाएं निर्मित करती है, जिससे सिंचाई और इसके बारंबारता कम करने में मदद मिलती है। देखिए, कंपोस्ट खाद जो होती है वो मृदा में क्या करती है, मृदा की नमी को बनाए रखती है और उसके बाद बहुत अधिक जो है हमारी फसल को पानी की बार बार आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसे कंपोस्ट खाद के द्वारा जो है मिट्टी की जो नमी होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। और जो है आगे बात करें तो मिट्टी में वायु संचारण भी बेहतर होता है। क्या होता है, मृदा में वायु का जो संचार होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, जड़ों तक हवा पहुंचने में मदद मिलती है और उसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्व बेहतर ढंग से ग्रहण करते हैं और उर्वरकों के उपयोगिता की प्रभाविता बढ़ती है। देखिए, जब कंपोस्ट मृदा में हम बात कर रहे हैं कि कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, तो मृदा में अगर कंपोस्ट मिले हैं, हमारे खेत जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, फसल को लगा रहे हैं, उस खेत में हमारे अगर कंपोस्ट की जो मात्रा है वो बराबर है, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में वायु का संचारण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बेहतर होता है और पौधों की जड़ों तक आसानी से जो है हवा पहुंचती है, जिससे पौधे जो है आसानी से पौधों को ऑक्सीजन मिलता है और पौधे जो है पौधों को उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पौधों को जो पोषक तत्व जो मिलते हैं, जो मृदा में मौजूद होते हैं, वो बेहतर ढंग से काम करते हैं और बेहतर ढंग से मिलते हैं। उसके साथ साथ जो है जो उर्वरक होते हैं, उपयोगी उर्वरक होते हैं, उनकी भी क्या होती है, उपयोगिता बढ़ती है। मिट्टी का तापमान भी पर्याप्त नमी और वायु संचरण के कारण सामान्य बना रहता है। कंपोस्ट डालने से मिट्टी का पीएच मान भी समान होता है, जो स्वतः ही मिट्टी में पौधों के सभी पोषक तत्वों को आसानी से उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ाता है और उर्वरकों के प्रयोग की प्रभाविता को भी बेहतर रखा है। देखिए, कंपोस्ट खाद को मिट्टी में मिलाने से, अगर कंपोस्ट का जो है अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा का जो पीएच मान होता है वो समान होता है। उसके साथ साथ पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी उसको आसानी से क्या होता है, मिट्टी में मिल जाती है और जो उर्वरक होते हैं उसका भी बेहतर ढंग से पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है या फिर उसकी प्रभाविता भी बेहतर हो जाती है। आगे बात करें हम कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधियों की, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की, तो कंपोस्ट खाद का विधियों का अध्ययन 2 पद्धतियों के अंतर्गत किया गया है। देखिए, पहला है एरोबिक यानी वायवीय विधि। इस विधि में क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए 2 मीटर और चौड़ा और 1 मीटर गहरा लंबाई आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। एक गड्ढा बनाते हैं और क्या करते हैं, फिर इस गड्ढे में विभिन्न प्रकार के अवशेष जैसे कि जो है कार्बनिक अवशेष, जैसे कि हमने पहले बात की कि गोबर की खाद और पशुओं के मलमूत्र, मानव विष्ट, बिछौना, चारे और उसके बाद जो है पेड़ पौधों के पत्तियां, पेड़ पौधों के अवशेष, खरपतवार और जो है ये सब पत्तियां आदि को मिलाकर क्या करते हैं, गड्ढे में 20 से 30 सेंटीमीटर तक भर देते हैं और इसके बाद गोबर के घोल का क्या करते हैं, इसमें छिड़काव करते हैं। यह पदार्थ सूखा हो तो पानी का छिड़काव कर देते हैं। अगर जो गड्ढे में हम मिश्रण डाल रहे हैं कार्बनिक पदार्थ, अगर वह सूखा है तो उसमें क्या पानी का छिड़काव करते हैं और इसके अतिरिक्त हड्डियों का चूरा, राख आदि की एक पतली परत क्या करते हैं, उस पर बिछा देते हैं और उसके बाद फिर इस क्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक गड्ढा भर ना जाए। देखिए, क्या होता है कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ गड्ढे में डालेंगे, उसके बाद गोबर का लेप, फिर उसके बाद जो है कार्बनिक पदार्थ और फिर लेप, यही प्रक्रिया करते रहेंगे और उसके बाद जब गड्ढा जमीन से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर जाए तो इससे क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी से अच्छी तरीके से उसको लेप लगा के ढक देंगे और फिर इसके पश्चात गड्ढे को क्या करेंगे, 2 से 3 बार खोल के उसको पलट देंगे अवशेष को और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसको गीला करते रहेंगे। इस प्रकार कम से कम 5 से 6 महीने यह कार्य करते हैं और उसके बाद जो है 5 से 6 महीने बाद कंपोस्ट खाद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इस विधि से कंपोस्ट बनाना जो है वर्षा ऋतु में अधिक लाभदायक होता है। क्या होता है, अगर इस विधि से, वायवीय विधि से हम जो है कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो यह वर्षा ऋतु में अगर बनाए तो वो काफ़ी हमारे लिए लाभदायक होता है। हाँ, आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज आदि के द्वारा क्या होता है, जैविक पदार्थों का विघटन किया जाता है, विघटन क्रिया किया जाता है। ठीक है, जैविक पदार्थ जो है उच्च तापीय एवं मध्य तापीय आवश्यकताओं में
ढेर गड्ढे, टैंक आदि में जो है उपयुक्त नमी वायवीय अवस्थाओं में बहुत बड़े रूप में क्या करते हैं, विघटित होते हैं और अंत में भूरे गहरे रंग या फिर काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। आगे हम बात करें दूसरी विधि की, जो अवायवीय विधि जिसे कहा जाता है। इस विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए हम आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, 4 से 5 मीटर लंबाई और 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का एक गड्ढा बनाते हैं। और उसके बाद वायवीय विधि में जो भी पदार्थ जो है कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका कार्बनिक पदार्थ, जिसका हमने पहले भी चर्चा की, उसको क्या करते हैं, उसको प्रयोग में लेते हैं। और इसमें क्या होता है, गड्ढे में 20 से 30 सेंटीमीटर एक मोटी परत बिछा देते हैं। उसके पश्चात आधा किलो गोबर और 150 से 170 ग्राम राख को पानी में का घोल बनाकर इसके ऊपर छिड़काव करते हैं और अच्छी तरीके से पदार्थों को इसे दबा देते हैं। और इस प्रकार से गड्ढे को जमीन से क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देते हैं। फिर मिट्टी एवं गोबर का गाढ़ा लेप लगा देते हैं इस पे। और उसके बाद इस तरह से क्या होता है, कंपोस्ट में अवायवीय विघटन से अधिक तापमान विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है। और फिर अवायवीय विघटन में अपर्याप्त नाइट्रोजन के यौगिक पर्याप्त रूप तथा कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस विधि में क्या होता है कि कार्बन की जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाने से क्या होता है, अमोनिया के रूप में होने वाले नाइट्रोजन की हानि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार फिर क्या होता है कि लगभग 4 से 5 जो है महीने के बाद कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो साथियों, आज हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि कंपोस्ट क्या होता है और कंपोस्ट खाद क्या होती है और कंपोस्ट खाद बनाने की कौन कौन सी विधि है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।